और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। नरेंद्र मोदी ने आज भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बोला। उन्होंने अपने 83 मिनट के भाषण में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात बोली वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर के। तो सबसे बड़ी बात है कि जब वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने नेताओं को देखना चाहिए जिन पर आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके नेता बीएस येदियुरप्पा है जिन्हें पिछले समय में पार्टी तक से किनारे कर दिया गया था और लोकायुक्त से, लोकपाल से लेकर के सारे मामलों में जो है वह घिरे हुए, लेकिन उनको लेकर के उन्होंने न उनके यहाँ ईडी गई, न सीबीआई गई, न कुछ हुआ, न कोई छापा पड़ा। तो यह एक सत्य है उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बात करने का। उन्होंने राफेल डील पर जांच कराने तक से मना कर दिया, तो आप समझ सकते हैं। उन्होंने जज लोया की हत्या के मामले में जांच कराने से मना कर दिया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में जो थे उनको किस तरीके से अपने अमित शाह को बचाने के लिए काम किया, उस सारी बातें आपके सामने हैं। उसमें जुड़े हुए भ्रष्टाचार को देखा जा सकता है क्योंकि उससे हरेन पांड्या की हत्या का भी मामला खुलता है और उसमें क्या भ्रष्टाचार और क्या चीजें इन्वॉल्व थी। और जो आबकारी घोटाला था गुजरात का, उस पर भी उन्होंने जांच कराने से मना कर दिया। तो आप समझिए, तो जब यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में जब बात करता है कोई व्यक्ति कि हाँ भ्रष्टाचार की, तो बीएस येदियुरप्पा को लेकर के हो, उनके ऊपर तो बहुत सारे मामले हैं। बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं का मामला हो, उस पर उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई और छापे नहीं डलवाए और वो नहीं कराया। इसके बाद है हिमंता बिस्व शर्मा को आप ले लीजिए, उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया और जिन पे खुद इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी ने ही आरोप लगाए थे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया था। तो आप समझिए, तो उनको वो मुख्यमंत्री बनाते। शिवराज सिंह चौहान पर व्यापकम घोटाले के मामले में आप देखिए, व्यापकम घोटाला इतना बड़ा घोटाला और उसमें क्लीन चिट दे दी गई और सारी चीजें हैं, तो उसको आप देखिए कि कितना ज्यादा उसमें जितने गवाह थे मार दिए गए या मर गए रहस्यमय परिस्थितियों में। तो आप समझिए जिसमें 40 से अधिक लोग मर गए हों और बहुत सारी चीजें, उस पर क्यों नहीं जांच हुई। मुकुल राय जब तक इनके साथ थे आज तक जांच नहीं, और जब उनका नारदा चिट जो स्टिंग था उसमें सारी चीजें सामने आने के बाद इन्होंने ही उस पर आरोप लगाया था और बाद में उस पर मुकर गए और उस पर कोई जांच नहीं कराई।
रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर के हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके जो बड़े बड़े 2 घोटाले थे उन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। तो आप समझिए, ना ईडी ने कार्रवाई की, ना सीबीआई ने कार्रवाई की। नारायण राणे जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वो इनकी पार्टी में जब आ गए तो उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उनके खिलाफ, ईडी ने, किसी ने उनके खिलाफ कोई नहीं किया। लेकिन विपक्षी दलों के नेता हो तो उन पर तुरंत कार्रवाई होती है और तुरंत बात होती। परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद में सबसे ज्यादा परिवारवाद शायद इन्हीं के यहाँ है। आप देख लीजिए, राजनाथ जी के बेटे हैं पंकज सिंह, वो नोएडा से विधायक हैं, उसके अलावा उनके समधी हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं उनके रिश्तेदारी में उनका है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल है, जो प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री हैं, आप देख ही रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम और जो है राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के, जो खुद जब तक जीवित रहे वो रहे राज्यपाल रहे, और उसके बाद में उनके बेटे जो है वो सांसद है, और उनका पोता जो है वो मंत्री है योगी सरकार में। तो आप समझ लीजिए, तो ये है। फिर मेनका गांधी, वरुण गांधी उनकी पार्टी में है और वो परिवारवाद नहीं है, दोनों सांसद हैं। मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। और इसके बाद में यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा दोनों उनके यहाँ पार्टी में होते थे, और दोनों जब होते थे तो दोनों को स्थिति मिली हुई थी। और राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, और उनके बेटे दुष्यंत राजे जो है झालवाड़ से भाजपा के सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह जो है वहां पर भाजपा सांसद हैं। उसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे जो है प्रवेश वर्मा, वो दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। और इसके अलावा जो इनके नेता थे एक बहुत बड़े चरती लाल गोयल, उनके बेटे विजय गोयल जो है मोदी सरकार में मंत्री भी रहे और वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इसके बाद प्रमोद महाजन, उनकी बेटी पूनम महाजन जो है मुंबई से जो है नेता है, लोकसभा सदस्य हैं। उसके अलावा पूर्व मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही हैं और विधायक हैं। और इसके अलावा भाजपा नेता वेद प्रकाश गोयल थे, और वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल जो सीए है, और तमाम सारे जो नोटबंदी के दौरान रुपयों का जो उन्होंने मैनेज कराया और जिस तरीके से तमाम सारा सेटलमेंट कराया, उन सब मामलों में न जांच हुई न कुछ हुई, वो अपने बने हुए हैं। तो इस तरीके से भागवत झा आजाद के बेटे की आजाद जो इनके यहाँ थे, बाद में वो चलिए छोड़ गए। और उसके बाद में बिलास राव के बेटे जो रामविलास के बेटे चिराग पासवान भी इन्हीं के यहाँ थे, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए, इसके अलावा रामविलास पासवान के भाई जो है पशुपत पासवान, वो भी इनकी पार्टी में और इनकी सरकार में मंत्री हैं। तो इस तरह के जो नेता इनके थे, ठाकुर प्रसाद हुआ करते थे, और ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद इनके यहाँ मंत्री रहे और मंत्री के अलावा सांसद है। तो ये सारी चीजें। लालजी टंडन के बेटे गोपाल जी टंडन जो है विधायक हैं और मंत्री हैं योगी सरकार में। और लखी राम अग्रवाल के बेटे जो हैं अमर अग्रवाल, वो भी यूपी में मंत्री हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ये तो चंद मैंने उदाहरण दिए, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। कौन सा राज्य आप जाएंगे जहां भ्रष्टाचार नहीं? महाराष्ट्र में सरकार थी, वहां पर कितने बड़े घोटाले हुए, तमाम सारे जो है जल को लेके, दूसरी चीजों को लेकर के। ये है जल नल योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, गंगा सफाई के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है अदानी को दे करके, और किस तरीके से। तो घोटालों की बेसिकली सरकार रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। आप देखिए, सारे घोटाले इनके समय में हुए, सारी बैंकों के सबसे बड़े देश के घोटाले इनके समय में हुए हैं, देश की तमाम संपत्तियां बेचने में घोटाले हुए हैं। तो ये सारे घोटाले, और घोटाले नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। इस सरकार की स्थिति ये आ गई है। पहले आप तमाम चीजें जो है कह के सुन के करा लेते थे, आज तो हर चीज के लिए रिश्वत मांगी जाती है। और रिश्वत भी अब इतनी ज्यादा हो गई, जहां पहले 100 रुपया चलता था वहां 500 चलता है, जहां 500 चलता था वहां 2000 चलता है। तो स्थिति ये
कि आज लगातार बढ़ा है। और हालत ये है कि इन्हीं की सरकार के खुलासे हैं कि आप कर्नाटक में आया, इन्हीं के भाजपा के ही व्यक्तियों ने किया कि किस तरीके से निर्माण कार्य में जो है 40-40, 50-50% जो है कमीशन मांगा जा रहा था, और वो किया जा रहा है, और कमीशन सरकार चल रही है। आप देखिए, राम मंदिर के नाम पर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से जमीनों का बांट हुआ है, किस तरीके से चंद मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी जाती है वो 18,500 करोड़ की 18.5 करोड़ की बेच दी जाती है। तो ये स्थिति है। इसके बाद में जो चंदा आया उसमें घोटाला हुआ है। तो इस तरह से है, और आज तक ये नहीं बता रहे हैं, उसकी कोई न सीबीआई जांच है न कुछ है, कि राम मंदिर के नाम पर जो अशोक सिंघल के समय में इकट्ठा हुआ था 1400 करोड़ रुपया, वो 1400 करोड़ रुपया कहां चला गया। तो आप ये जान लीजिए कि हर चीज में घोटाला है, हर सप्लाई में घोटाला है, जैम पोर्टल अपने आप में घोटाला है। और इतने बड़े बड़े जहां भ्रष्टाचार हो, तमाम सारी सड़कें बनने में आपने देखा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके आते हैं प्रधानमंत्री, और उसके 5वें दिन वो टूट जाती है। आप समझिए क्या है घोटाला। उसके बाद में इतना बड़ा शिमला हाईवे बना, और उस हाईवे का क्या स्थिति हुई कि एक बारिश हुई और उसके बाद में वो ढह गया, और ये स्थिति है। तो आप बताइए कौन सा ये घोटाले हैं। इसके बाद में डैम बनाने में घोटाले हैं, दूसरी चीजों में मरम्मत के नाम पे घोटाले। तो घोटालों की ये सरकार, और जब घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार हो तब आदमी कहे कि हम इनको वो करेंगे। जो खुद परिवारवाद की सरकार हो तो वो ये कहेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि परिवारवादी असल में कौन है और भ्रष्टाचारी कौन है। और ये सारी चीजें जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी के अधीन दिखाई देती हैं। वो भ्रष्टाचारियों को, जो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, वो इनके समय में संरक्षण पाते हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो नोटबंदी के दौरान हुआ, जीएसटी लागू करने के दौरान हुआ। उन सारी चीजों को आप देखिए, और किस तरीके से, कैसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन इनके समय में पनपा है, ये कभी नहीं होता था। तो जब यह स्थिति हो, तो इसके बाद में जब कोई बात कहता है तो कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, तो दीपक तले अंधेरा है। यही एक सत्य है, और यही नरेंद्र मोदी सरकार का सत्य। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।